के सेशन में हम बात करेंगे यौन हिंसा पर। ट्रॉमा के प्रबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत और चुनौतियां। तो ये जो आज का सेशन है उसमें आप क्या सीखेंगे उस पे हम गौर करते हैं। उद्देश्य क्या है ये सेशन का? पहला है कि आघात के परिणामों प्रतिक्रियाओं को समझना। आघात के वजह से होने वाली जो तत्काल मनोवैज्ञानिक परिणाम है, प्रतिक्रिया है, उसको समझेंगे। पुलिस और अदालती प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले माध्यमिक आघात जिसे सेकेंडरी ट्रॉमा बताया जाता है, वो क्या है उसको भी समझेंगे। और ट्रॉमा की वजह से लंबे समय तक जो चलने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। इसके साथ ही कौन कौन से कारक है जो आघात को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे भी हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा आज हम सेशन में कवर करेंगे वो है बाल यौन शोषण, सीएसए। सीएसए का अर्थ होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की प्रकृति और प्रकारों को देखेंगे। बच्चों में पहचानने के लिए जो चेतावनी के संकेत है उसको हम समझेंगे ताकि हम दूसरों को बता सके। सीएसए को संभालने के लिए प्राथमिक मार्गदर्शन, उसे भी देखेंगे। आघात ट्रॉमा को कम करने के लिए परामर्श। आघात के संबंधित होने वाले प्रभावों के बारे में महिलाओं को शिक्षित करना। ट्रिगर्स द्वारा होने वाले प्रभावों का प्रबंध। लास्ट में आखिर में हम ये भी देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को रेफर करना है तो कब रेफर करें, किसे रेफर करे, कैसे रेफर करे और इलाज कैसे मदद करेगा, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो है यौन हिंसा। तो समझना जरूरी है कि यौन हिंसा आखिर में होता क्या है। तो WHO ने ये परिभाषा दी है कि कोई भी यौन क्रिया करने का प्रयास, अनचाही यौन टिप्पणी किसी भी व्यक्ति द्वारा पीड़ित के साथ, चाहे वह किसी भी रूप में संबंधित हो, घर और काम सहित किसी भी सेटिंग में। तो हम प्रकार भी जानना जरूरी है कि क्या क्या प्रकार है यौन हिंसा के। योनि, गुद्दा, मुंह से जबरदस्ती लिंग का प्रवेश करना, लिंग को प्रवेश करने का प्रयास करना, जो नशीली दवाइयां देकर जो यौन हिंसा होती है वो भी यौन हिंसा के प्रकार में आता है। यौन हिंसा की धमकी देना, अनुचित रूप से लाभ उठाना, यौन उत्पीड़न और आखिर में रक्त संबंधियों में यौन शोषण करना या बाल यौन शोषण, ये सारे यौन हिंसा के प्रकार हैं। रेप के बारे में लोग क्या सोचते हैं? हमारे समाज में काफी सारे कथन है रेप के बारे में। यहाँ पे हम आपके विचार को जानना चाहेंगे। हम काफी सारे कथन आपके सामने रखेंगे और आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। तो पहला कथन ये है कि छोटे कपड़े, बिना आस्तीन या बिना दुपट्टे पहने महिला पुरुष को बुरा व्यवहार करने के लिए उकसाती है। जब उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था तब वह मदद के लिए क्यों नहीं चिल्लाई? रात में अकेले बाहर जाने के कारण ही उसके साथ बलात्कार हुआ है, यह तो उसकी गलती है। एक बार जब कोई महिला अपने स्तन को छूने या चुम्बन के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष को कुछ और करने के लिए ना नहीं बोल सकती है। शादीशुदा महिलाएं कभी नहीं कह सकती है कि उनके पति ने उनका रेप किया है। यौन कर्मी जो सेक्स वर्कर्स है वो बलात्कार की शिकायत तो नहीं कर सकते, यह तो उनका काम है। आइए अब हम ट्रॉमा से होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रतिक्रियाओं को समझेंगे। यहाँ पे हमने काल्पनिक केस लिया है सुश्री एस के नाम से, जिससे हम और बेहतर समझ पाएंगे। तो तुरंत होने वाले प्रभाव को देखेंगे। 27 वर्षीय सुश्री एस एक बैंक में काम करती है। एक दिन जब वो काम करने के लिए सुबह जल्दी आई तो उसके एक सहकर्मी ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनको छूने और चूमने की कोशिश की। उन्हें बहुत गंदा महसूस किया और काफी डर भी गई थी। जब 9 बजे बाकी बैंक के कर्मचारी काम पर आए तो सुश्री एस ने ना तो कोई अभिवादन किया और ना ही मुस्कुराई। उनका किसी से बात करने का भी मन नहीं था।
वो चुपचाप अपनी डेस्क पर चली गई और गुमसुम सी वहां पे बैठी रही, यहाँ तक कि वह कोई काम करने का मन नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी एक महिला सहकर्मी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उस सहकर्मी ने कहा कि तुम तो बहुत शांत दिखती हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी और डरावनी घटना हुई है। सुश्री एस बड़ी कठिनाई के साथ आखिरकार अपने एक सहयोगी और अपनी बड़ी बहन को इस घटना के बारे में विस्तार से बात कर पाई। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें बैंक मैनेजमेंट और पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन पहले एचआर, फिर मैनेजर और अंत में पुलिस को रिपोर्ट करते समय सुश्री एस फूट फूट के रोने लगी। वह कांप रही थी और बहुत चिंतित थी। जितने अधिक प्रश्न पूछे गए, वह उतनी ही असहज और चुप हो गई। उससे जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया और उसे चक्कर भी आने लगे थे। कुछ देर बाद वह बेहोश भी हो गई थी। जब भी उसने वकील से बात की या मेडिकल से बात की, वह बार बार इसी तरह से महसूस कर रही थी। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन पे काफी सारी जानकारी मिल रही है। तो अब हम पीटीएसडी की प्रतिक्रियाओं को समझेंगे। सुश्री एस, जो अब 21 वर्ष की गृहिणी है, वो आज भी प्रसन्न या उत्साहित होने में कठिनाई होती है। वह 4 साल पहले हुई घटना को भुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है क्योंकि वह बुरी यादें उसके सामने वैसी ही बनी रहती है। जब भी कोई नीली शर्ट में किसी आदमी को देखती है या कोई आदमी उसके पास खड़ा हो जाता है और बात करने लगता है, तो वो जड़ सी हो जाती है। उसे पसीना आने लगता है। वह इतनी डर जाती है कि वह अपने दरवाजे और खिड़कियां तक भी बंद कर लेती है। रात में वह कांप उठती है। वह सपने देखती है कि उस पर हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि टीवी पर कई क्राइम सीन्स या लड़ाई झगड़े झगड़े वाले शोज वो देखती ही नहीं है। कई बार जब उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वह जड़ सी हो जाती है और बिना किसी भी भावना के पत्थर की तरह महसूस करती है। तो सुश्री एस की जो कहानी है वो हमने 3 भागों में बांटी है। उसके उदाहरण के माध्यम से हमने पहले जाना कि तत्काल प्रतिक्रिया किस तरह से दिखाई देती है, उसके बाद सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन के क्या लक्षण होते हैं और आखिर में पीटीएसडी के क्या लक्षण होते हैं। तो आइए अब हम वैवाहिक बलात्कार और उसके द्वारा होने वाले ट्रॉमा की प्रतिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। वैवाहिक बलात्कार क्या होता है? तो इसकी परिभाषा यह है कि पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी भी पति या पत्नी के साथ संभोग का कार्य। तो भारत में जैसे वैवाहिक बलात्कार पर अभी भी चर्चाएं चल रही है और इसको अपराध नहीं माना जा रहा है। पर ये बिल्कुल जरूरी है समझना कि वैवाहिक बलात्कार से पीड़ित महिलाएं अक्सर अपने पति द्वारा पीटे जाने या प्रताड़ित किए जाने पर रिपोर्ट करती है। वैवाहिक बलात्कार अक्सर कम रिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि या तो वो रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। वैवाहिक बलात्कार की निहितार्थ, तो इनके इम्प्लीकेशंस क्या है? अधिकांश महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने में विफल रहती है क्योंकि यह सामाजिक रूप से सहन किया जाता है। लोग महिलाओं के अनुभव पर विश्वास ही नहीं करते हैं। कुछ प्रताड़ित महिलाएं हिंसा की रिपोर्ट करने से डरती हैं क्योंकि वो अपने पालन पोषण और बच्चे की देखरेख के लिए आर्थिक रूप से उनके पति पर निर्भर है। तो काफी बार या तो समाज उनको सपोर्ट नहीं करता है या तो आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण वो इस बारे में बात नहीं कर पाती है, रिपोर्ट नहीं कर पाती है। दूसरे लोग डर और अपमान के कारण बोलने से अ, असमर्थ महसूस करते हैं। अधिकांश महिलाएं इस विश्वास के साथ वैवाहिक बलात्कार का अनुभव करना जारी रखती है क्योंकि उनको लगता है कि पत्नी का ये कर्तव्य है।
तो ये समाज में बार बार खुद के रिलेटिव्स या खुद के ही परिवार वाले बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा धर्म है, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो सहन करना जरूरी है। तो आगे समझते हैं कि डिसोसिएशन और फ्लैशबैक होता क्या है। आघात की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप डिसोसिएशन हो सकता है। आघात के वजह से इंसान को डिसोसिएशन हो सकता है। डिसोसिएशन जो है एक टेक्निकल टर्म है, उसका परिभाषा यह है कि विचारों, यादों, परिवेश, कार्यों और पहचान के बीच जुड़ाव और निरंतरता की कमी होना। डिसोसिएशन का अनुभव करने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास की चीजें काल्पनिक और असत्य है। कई बार जो आघात से गुजरते हुए व्यक्ति स्वयं को दर्दनाक स्थिति का के प्रभाव से बचने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो आगे फ्लैशबैक को और बेहतर समझेंगे कि आघात और ट्रॉमा की कष्टदायक यादों को फ्लैशबैक कहा जाता है। ये यादें इस तरह की होती है कि हमें उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये कभी भी आ सकती है और काफी उसका बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। आघात और ट्रॉमा का ऐसा पुनः अनुभव करते हैं कि जैसे वो वर्तमान में हो रहा हो। आघात और ट्रॉमा की सभी इंद्रियां पर नियंत्रण हावी होना, कि हमारी सारी इंद्रियां जो है उस पर नियंत्रित हो जाती है। तो सुशी एस के केस में भी हमने डिसोसिएशन के काफी सारे लक्षण देखे थे और उनके केस में हमने लंबे समय तक जो आघात की प्रतिक्रियाओं को नजर में देखते हुए फ्लैशबैक का भी नजर आया था। अब हम अगर संक्षेप में सारी बातें को समझे तो, कि पहले तो होगा कि तत्काल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से दिखाई देती है। तो पहले है कि खुद को दोष ठहराना, सुन्न हो जाना, भ्रमित रहना, भयभीत रहना, गुस्सा आना, शर्मिंदगी महसूस करना और निद्रा अवस्था में रहना। तो ये सारे जो लक्षण है वो हमें तुरंत आघात के कुछ दिनों में ही दिखाई देने लगेंगे। जो लक्षण आघात के हैं जो लंबे समय के बाद दिखते हैं वो इस तरह से होंगे कि फ्लैशबैक के रूप में पुरानी घटनाओं का फिर से याद आना, भयभीत रहना, खुद को सबसे अलग महसूस करना, अचानक धड़कन बढ़ जाना या पसीना छूटना, लोगों पर विश्वास ही उठ जाना और काम या पढ़ाई या में ध्यान ना लग पाना। अब समझते हैं बाल यौन शोषण के बारे में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी पहले परिभाषा समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किशोर द्वारा बच्चे के साथ कोई भी यौन गतिविधि करना, एक बच्चे और एक व्यक्ति के बीच की बातचीत जहां बच्चे का यौन उत्तेजना के लिए उपयोग किया जा रहा हो। इन कृतियों में यौन स्पर्श या गैर जननांग स्पर्श शामिल हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं प्रकार को समझने के लिए, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके और उससे रिपोर्ट भी कर सके। तो पहला है कि संपर्क दुर्व्यवहार, की अंतरंग अंगों को छूना। इसके साथ ही गैर संपर्क दुर्व्यवहार होता है जहां पे आपत्तिजनक यौन टिप्पणी, वीडियोस दिखाना, कपड़े उतारते समय बच्चों को देखना। जननांग दुर्व्यवहार, जहाँ पे जननांगों को छूना और सहलाना। गैर जननांग दुर्व्यवहार, जहाँ पे जननांगों को के अलावा अन्य भागों को छूना और सहलाना, ये भी एक तरह का शोषण ही होता है। पेनिट्रेटिव अब्यूज, जहाँ बच्चे के शरीर की किसी भी छिद्रों में लिंग या कोई भी अन्य वस्तु का पेनिट्रेशन करना। ग्रूमिंग एक तरह का प्रकार है जहाँ पे बालक को बहलाना, फुसलाना, लालच देना और फिर किशोरों को बहलाकर यौन क्रियाओं में शामिल करना। ये भी ये भी एक शोषण होता है जिसको समझना जरूरी है। तो क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जायज सी बात है कि उनको शोषण के बारे में तो समझ में नहीं आएगा, पर उनके व्यवहार में काफी बदलाव आते दिखने से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो बदलाव है वो किस तरह से होते हैं, और ये एक चेतावनी के संकेत है कि कुछ तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो पहला जो छोटे बच्चों में जो व्यवहार होता है वो इस तरह से होता है
कि दूसरे सारे आदमी से अपना बचाव रखना, बुरे सपने आना, चिपके रहना का व्यवहार, जहाँ पे माता पिता से अलग ही ना होना और अलग हो जाते हैं तो चिंता और घबराहट महसूस करते हैं, भय और चिंता का महसूस करना, बिस्तर गीला करना, जो बच्चे जो शायद ऑलरेडी अभी सो पा रहे हैं बिना बिस्तर को गीला करते, उनमें अचानक से बिस्तर का गीला होना, ये एक संकेत है कि बच्चा ठीक नहीं है, कुछ तो मानसिक तौर पे गड़बड़ चल रही है। स्कूल जाने में इनकार करना, कि पहले वैसे बहुत अच्छे से स्कूल जाता था, हो पा रहा था, और अब अचानक से ना जाना, पढ़ाई में भी बदलाव आना, और शरीर में दर्द होना, पीड़ा होना जिसका कोई चिकित्सक कारण नहीं है, ये भी एक संकेत है कि यहाँ पे शोषण के बारे में बातचीत या उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इसी तरह जो बड़े बच्चे होते हैं उनको समझ में तो आ जाता है कि मेरे साथ शोषण हुआ है, गलत हुआ है, पर क्योंकि काफी बार परिवार में ही कोई होता है जो शोषण करता है, तो इसके बारे में बात करना, इसका खुलासा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बड़े बच्चों में किस तरह से व्यवहार में बदलाव आता है, जिससे एक चेतावनी मिलती है, एक संकेत मिलता है कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। तो एक है कि खुद को नुकसान पहुंचाना, एक एक तरीका होता है खुद को इससे दूर रखना, कि खुद को नुकसान पहुंचाना, अवसाद या दूर उदासी महसूस करना, क्रोध महसूस करना, भय और चिंता महसूस करना, नींद में बुरे सपने आना, फ्लैशबैक आना, दूसरे आदमियों से दूर रहना, बचाव करना, स्कूल या कॉलेज जाने से इनकार करना, शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, यहाँ पे भी शरीर पे दर्द होना, पीड़ा का महसूस करना, पर जिसका कोई चिकित्सक कारण ना हो, उच्च जोखिम वाले व्यवहार, यौन व्यवहार, तो जहाँ पे या तो कोई सब्सटेंस का यूज हो जाता है, कोई पदार्थों का यूज का सेवन करना, घर से भाग जाना, कि कोई भी और व्यवहार जैसे जुआ खेलना, स्मोक करना, दारू पीना, इस तरह के व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो इस व्यवहार को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर वो बच्चे को ही दोषी ठहराते हैं, पर ये सारे लक्षण भी शायद दिखा सकते हैं कि यहाँ पे संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो बाल यौन शोषण का संदेह कब करें? जब कोई बच्चा दुर्व्यवहार को रिपोर्ट कर रहा हो, सामने से बता रहा हो, तो उन पे भरोसा रखना कि वो सच ही बता रहे हैं और उनको सपोर्ट देना। किशोर लड़कियों में गर्भावस्था का होना, जननांग की चोट या मूत्र नली का संक्रमण और भावनात्मक मनोदशा, व्यवहार में परिवर्तन, ये सारे इंडिकेशन है कि हमें संदेह करना है। तो सीएसए के बारे में पता लगने के बाद प्राथमिक प्रतिक्रियाएं क्या है? तो सीडब्ल्यूसी और पुलिस को रिपोर्ट करना ये अनिवार्य है। एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर के नाते ये लीगली हमें जरूरी है कि हम इन बाल यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट करें। दूसरा है कि चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम के से परिवार का मार्गदर्शन करना, उनको सहायता देना कि आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। तो जो बच्चा है जो आघात से गुजर चुका है वो हमारी प्रायोरिटी है, तो उनके साथ प्रथम स्तर आपातकालीन सहायता देनी, उनको जो जरूरियात है उस हिसाब से सहायता देनी। यहाँ पे आवश्यक है कि रेफरल करना ताकि बच्चों को सारे पहलू के से मदद मिल सके। बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके जो प्रश्न है, भ्रम है, उनका उत्तर देना, और बच्चे की माता पिता के साथ संवेदनशील के तरीके से बात करना। अब उन कारकों को समझते हैं जो यौन शोषण के बाद होने वाले तनाव को प्रभावित करता है। किस तरह के कारक है जो प्रभावित कर सकता है इंसान के मनोवैज्ञानिक तनाव को?
पहला है कि हमले की प्रकृति किस तरह से थी। क्या वो शारीरिक हिंसा थी, के लिए खतरा है, या महिला को नशा दिया गया हो या नशे में थी, या धमकाया या नुकसान पहुंचाया जाना, एक से अधिक व्यक्ति का द्वारा बलात्कार होना, या ज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला होना। ये विभिन्न परिस्थिति और हमले के हिसाब से जो मानसिक तौर पे तनाव हो सकता है। दूसरा है कि परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रियाएं, कि जो सपोर्ट है परिवार का वो किस तरह से मिल रहा था। परिवार ही नहीं पर इंसान, जो महिला की स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर किस तरह से सपोर्ट दिया था, समय दिया हो। काउंसलिंग पर जाना और काउंसलर से सपोर्ट मिलना, दोष ना लगाया जाना, कि खुद को दोषी ना ठहराना, और भेदभाव नहीं किया जा रहा हो, समाज की तरफ से भेदभाव ना हो, तो इसका ये काफी मदददायक हो सकता है। और ये भी समझना जरूरी है कि अपराधी के संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे अगर अपराधी जमानत पर बाहर हो या कोई स्थान पर हो, तो इससे इंसान को ट्रिगर हो सकता है, और काफी सारे जो उनके जो जो महसूस किया था उस समय पे वो दोबारा महसूस हो सकता है, और मानसिक तौर पे काफी गंभीर प्रभाव हो सकता है। दूसरा है कि मीडिया ट्रायल जो है, किस तरह से मीडिया बातें कर रही हो, जजमेंट ले रही हो, भूमिका निभा रही हो, ये बहुत मैटर करता है। आखिर में जो विभिन्न प्रणालियां है, जैसे स्वास्थ्य प्रणाली, पुलिस प्रणाली, कानून प्रणाली, यहाँ पे जो संवेदनशीलता जरूरी है। सारे जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनका बातों करने का तरीका, व्यवहार, ये काफी मायने रखता है। इसके अलावा अगर वो जो इंसान है, महिला है, उनका ट्रॉमा, पहले भी एक ट्रॉमा हो चुका हो, ट्रॉमा का पुराना अनुभव हो, उनके बचपन में अगर यौन शोषण का से संबंधित आघात हो, या मनोवैज्ञानिक समस्या का इतिहास में होना, रिश्तेदार या ज्ञात व्यक्ति द्वारा जो दुर्व्यवहार हो, जो जो स्टेटिस्टिकली भारत में बहुत ही कॉमन है कि ये काफी हद तक होता है, और अब्यूजिव परिवार होना, जहाँ पे काफी सारी दिक्कतें और अब्यूज होते जा रहे हैं, बेघर होना, या शारीरिक अक्षमता का होना, और बौद्धिक विकलांगता होना, इन केसेस में काफी मुश्किल हो जाता है, मानसिक तौर पे भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम देखें तो दो भाग में हम इसे समझ सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करने वाले क्या क्या कारक है, जिससे महिला को आघात से डील करने के लिए काफी बेहतर हो। तो उनमें आता है कि परिवार और रिश्तेदारों का अगर सहयोग हो, सपोर्ट हो, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर से एक सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, काम या पढ़ाई में मदद मिल जाए, और आघात के संबंधित परामर्श मिले, तो महिला के लिए काफी बेहतर होता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ जो हानि पहुंचाने वाले कारक है, क्या ऐसे कारक है जिससे हानि पहुंच सकती है, आघात और बढ़ सकता है। तो अगर आघात जो है वो बार बार उसका अनुभव करना हो, या पुराने समय में दुर्व्यवहार या मनोवैज्ञानिक समस्या की उपस्थिति हो, मीडिया तथा कार्य प्रणाली द्वारा मामले को गलत तरीके से संभाला गया हो, या व्यक्तियों जो निकट व्यक्तियों है उनके साथ वो जो अगर दुर्व्यवहार कर रहे हो, या उनके तरफ से कोई सपोर्ट ना हो, तो ये काफी मुश्किलदायक हो सकता है महिला के लिए। हम समझते हैं कि यौन उत्पीड़न के बाद परामर्श किस तरह से देना है। जब कोई आपके पास कोई महिला आती है जिससे आघात महसूस करके, ट्रॉमा महसूस करके तुरंत बाद आती है, तो किस तरह का काउंसलिंग हमें देना है।
तो ये जो एक मॉडल है, ये हमें फॉलो करना है। ये लाइव्स मॉडल कहलाता है जो WHO देते हैं। तो इस मॉडल में 4-5 स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सारी दिशाओं से वो महिला को तुरंत मदद कर पाएंगे। तो पहला है ल, जिसका मतलब है लिसन करना, कि बिना रुकावट के बात को धैर्यपूर्वक से सुनना। और उनकी जो पीड़िता की काफ़ी बार चुप्पी हो जाती है, वो शांत हो जाती है, तो उसे समझना, उनको वो स्पेस देना और बार-बार जानकारी लेने के लिए, विवरण करने के लिए उन पे दबाव ना डालना। तो ये लिसन ज़रूरी है। दूसरा है इंक्वायरी करना। तो पीड़िता जो है उनको शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करना, एक इंक्वायरी है जो आई है। तीसरा है उनको वैलिडेट करना, उनकी जो प्रतिक्रियाओं हैं, उसके जो फैसले हैं, उनको सहमति प्रदान करना तथा उन पर पूरी पूरी तरह से विश्वास करना, उनको डाउट नहीं करना या कोई प्रश्न ना पूछे जिससे डाउट नजर आ रहा हो। चौथा है इंश्योर करना, उनको सुनिश्चित करना कि उनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी और जो वो बोल रही है वो गोपनीयता भी बरकरार रहेगी। आखिर में उनको सपोर्ट करना, जो है, पूरी प्रक्रिया में उनका साथ देना और उनको सहयोगी एजेंसीज है या सहयोगी लोग हैं उनके बारे में सूचना प्रदान करना। तो ये सारे जो 5 स्टेप्स है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो महिला को हम सारी दिशाओं से उनको मदद कर पाएंगे। अब हम सेकेंडरी ट्रॉमा को समझेंगे, जो द्वितीय आघात को कम करने के लिए परामर्श क्या-क्या है। सेकेंडरी ट्रॉमा के बारे में हमने सुश्री एस के केस में भी देखा था। तो पहले है कि पीड़िता को आश्वस्त करना कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जो प्रक्रिया है उनको समझाना तो है कि लीगल प्रक्रिया क्या है, मेडिकल प्रक्रिया क्या है, बट पूरा नियंत्रण उनको देना है कि उनको उनको स्वयं निर्णय करने देना है कि वह क्या चाहती है, क्या वो मामले को दर्ज करना चाह रही है, कि क्या वो सुनिश्चित करना चाह रही है। ये पूरा इनका जो डिसीजन है वो उनके हाथ में ही रहेगा। जब वो डिसीजन ले भी लेती है, तो ये बताना उनको जागरूकता जगाना ज़रूरी है कि कभी भी आप कोई भी प्रक्रियाओं से बाहर निकल सकते हो। जभी भी आपको अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपका ये हक है कि आप जब चाहे उससे निकल सकते हो। ये भी एक है कि आश्वासन देना ज़रूरी है कि जो कोई भी वो चिकित्सक की प्रक्रिया है या लीगल प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रियाओं को करने से पहले उनकी पूरी सहमति, उनकी आज्ञा ली जाएगी। उनके परिवार वालों को भी जानकारी देने या उनके सहेलियों को बताने से पहले उनकी पूरी अनुमति दी जाएगी और जब तक उनकी अनुमति ना मिले तब तक वह गुप्तता मेंटेन की जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इससे क्या होता है कि महिला को एक कंट्रोल महसूस होता है। ज़्यादातर आघात या सेकेंडरी ट्रॉमा में इंसान अपना कंट्रोल, अपने ज़िंदगी पर नियंत्रण खो बैठता है। तो इन परामर्श से हम उनको वापस कंट्रोल देना चाहते हैं और इससे महिला खुद को अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करती है कि सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, वो उनके सहमति और उनके कंट्रोल से ही आगे बढ़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिगर से होने वाले फ्लैशबैक को कम कैसे कर सकते हैं। फ्लैशबैक ये हमने सुश्री एस के केस में भी समझा था, उनको किस तरह से फ्लैशबैक हो रहे थे। अगर हमें फ्लैशबैक को कम करना है, तो हमें ट्रिगर को पहले समझने की बहुत आवश्यकता है। तो जो चिन्हों है, जो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, उसको पहचानना ज़रूरी है। ट्रिगर्स जो होते हैं वो किस तरह से थे? वो घटना के संबंधित थे, स्थिति के संबंधित थे या कोई स्मृति या यादें हो सकते हैं। जब वो ट्रिगर होते हैं या आते हैं, तब हमें इन प्रश्नों को समझना है कि तब उस समय महिला क्या कर रही थी? वो उसके आस-पास क्या हो रहा था? वो कहाँ पे थी? क्या वो घर पे थी, बाहर थी, किचन में थी, बाथरूम में थी? वो कौन-सा समय था, कौन-सा दिन था?
और उसके संबंधित कोई खास बात या नोटिस की हो, या तो कोई कोई व्यक्ति हो या रंग हो या स्थान हो या गंध या शब्द या चित्र। तो जैसे सुश्री एस के केस में उसके लिए जो नीली रंग का जो कलर था, जो जो कोई भी नीली रंग का कोई शर्ट किसी ने पहना हो, तो उसके लिए वो एक ट्रिगर का स्वरूप ले लेता था और उसके बाद उनको काफी आघात महसूस होता था। तो इसे समझना और सामने वाले से ये जानकारी लेना ज़रूरी है। तो हमने काफ़ी सारी टेक्निकें तो समझ ली, पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है रेफ़रल करना। तो रेफ़रल तब होता है जब हमारी पूरी कोशिश हो चुकी है, उसके बावजूद भी औरत को परेशानी को समाधान नहीं मिला है, या उसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी गंभीर है, जो हमसे उसका रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा हो। तो ये सारे सर्कमस्टेंस में यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का रेफ़र करना है। तो पहले तो समझते हैं कि कब करना है, कि जब आत्म नुकसान का जोखिम हो, औरत खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आ रहे हो या वो कोशिश कर चुकी हो, तो रेफ़रल करना अनिवार्य है। दूसरा है कि अवसाद का महसूस होना, डिप्रेशन होना, दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप रुकावट पहचानना, तो और उसके साथ ही गंभीर फ्लैशबैक होना या बुरे सपने आना, चिंता होना, पीटीएसडी का लक्षण महसूस करना। उसके अलावा जब काउंसलिंग के बाद भी मानसिक तनाव बना रह रहा हो या विकृति या गंभीर मानसिक बीमारी का पहले से ही अगर लक्षण दिखाई दे रहे हो, जो पीड़िता है वो गर्भवती हो या प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की गई हो या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति हो, ये सारे केसेस में रेफरल करना अनिवार्य है। किसे रेफरल करना है, तो पहले तो होते हैं जो चिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनको रेफर किया जा सकता है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर किया जा सकता है, जो थेरेपी प्रदान करते हैं। उसके अलावा साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स को भी रेफर कर सकते हैं या काउंसलर को भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, तो फिर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वहाँ पे जा सकते हैं या प्राथमिक देखभाल चिकित्सक पे भी जा सकते हैं। तो रेफरल कैसे करना है वो समझते हैं कि पहले तो है कि समय निर्धारित करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को कॉल करके और उन्हें महिला के बारे में जानकारी देनी है। एक पत्र लिखना है जिससे डॉक्यूमेंटेशन भी हो और फ़ॉलो अप करते रहना है रेफरल रेफरल के बारे में। रेफरल के बाद पीड़िता को उसकी जानकारी देनी है, जागरूकता जगानी है और अंत में यह सुनिश्चित करें कि रेफरल का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण हुआ हो। यहाँ उपचार कैसे मदद करेगा? पहला तो है कि इसके जो लक्षणों हैं, उसको सँभालने में मदद हो जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार दिखने लगेगा। दिन-प्रतिदिन जो कामकाज है, उसमें सुधार दिखने लगेगा, जिससे महिला का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ने लगेगा। दंपति या परिवार के सदस्यों के बीच में भी एक संबंधों में सुधार आने लगेगा और ट्रिगर्स है या फ्लैशबैक है, उसकी प्रतिक्रियाओं में भी सुधार दिखने लगेगा। इसके अलावा द्वितीय आघात है, जो सेकेंडरी ट्रॉमा है, उसके संबंधित चिंताओं में भी मदद हो जाएगी। तो जैसे हम सबको पता है कि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, पर एक तरह के विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियां हैं, उनके लिए समावेशी काउंसलिंग सेवाएं बनाना और उन्हें प्रदान करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि ये विशिष्ट समूह में कौन-कौन आते हैं। पहला है कि सेक्स वर्कर्स जो है, जो हमने पहले भी चर्चा की थी, ये एक विशिष्ट समूह में आते हैं। दूसरा है जो ट्रांसजेंडर का जो समुदाय है, ये इनकी तरफ जो हमारी काउंसलिंग है उसको कैसे करना है।
दूसरा है LGBTQI, जो समलैंगिक समुदाय है, उनके तरफ किस तरह से काउंसलिंग प्रदान करना है, असक्षम व्यक्ति जो है, और जाति, वर्ग या धर्म आधारित भेदभाव का सामना करने वाले जो लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं, इनकी जिंदगी में काफी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। तो हमें जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, किस तरह से हमें उनकी मदद करनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो है कि हमें किसी भी प्रकार की धारणाएं नहीं बनानी है, और अपना जो पूर्व ग्रहण है उसको बीच में नहीं लाना है, उसको हमें काउंसलिंग की प्रैक्टिस में नहीं लाना है। हमें संवेदनशीलताएं दिखानी है और पीड़ित लोगों को सहज एवं सक्षम महसूस कराने की सहायता करनी है। उनकी चुनौतियाँ होती है, जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी भिन्न होती है, तो उसको पहले स्वीकारना है, उसको समझना है और उनके लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करना है। हमारी खुद की जो उपहास है, पूर्व ग्रहण है, निर्णयात्मक और भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है, उसको हमें दूर रखना है, उसको बीच में नहीं लाने देना है। और उनकी जो पहचान है, व्यक्तित्व की जानकारी तथा व्यवसाय की गुप्तता को बरकरार रखना है। तो इसी से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब अपने वीडियोस ऑन करके जो भी प्रश्न है, जो भी डिस्कशंस है, वो अच्छे से करें।